रूल ऑफ लॉ आप यूके कॉन्स्टिट्यूशन के साथ भी लिख सकते हो और लीगल सिस्टम के टॉपिक्स के साथ भी आप लिख सकते हो, या जहाँ भी रूल ऑफ लॉ का टॉपिक आएगा आप उसके अंदर ये सारे नोट्स लिख सकते हो, थोड़ा वर्डिंग्स चेंज करके, ठीक है। इंट्रोडक्शन के अंदर, in the past, people in UK were abused and oppressed, and kings, including the British Parliament, both were very powerful. यहाँ पे क्या ये रहे हैं कि जब यूके के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अगर देखें तो यूके के अंदर जो किंग्स थे और जो यूके की जो पार्लियामेंट थी वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग थी, जिसकी वजह से हुआ क्या था कि जो सिटीजन्स थे यूके के उनको राइट्स इतने नहीं मिलते थे, ठीक है, and their rights were not given to them, but this problem was soon solved with the doctrine and rule of law. Basically जो citizens थे यूके के उनको rights नहीं मिलते थे, लेकिन बाद में जब रूल ऑफ लॉ यूके में आया उससे क्या हुआ कि इन सिटीजन्स को भी राइट्स मिलना शुरू हो गया। The rule of law was introduced and added in the British Constitution. This doctrine of rule of law protects human rights, organized government according to the law. रूल ऑफ लॉ के डॉक्ट्रिन से क्या हुआ कि लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया और जो गवर्नमेंट है उसको ज़बरदस्ती कहा गया कि आप लॉ के अकॉर्डिंग चलें, ताकि गवर्नमेंट जो है लोगों के राइट्स वायलेट ना करे। इसलिए रूल ऑफ लॉ ब्रिटिश में यूके में आया और लीगल सिस्टम में भी रूल ऑफ लॉ को ऐड किया गया ताकि सारे लोग रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग चलें। मीनिंग ऑफ द टर्म रूल ऑफ लॉ, ये जो रूल ऑफ लॉ है ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर भी आता है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का जो सब्जेक्ट है उसके अंदर भी रूल ऑफ लॉ की इंपॉर्टेंस है और ये जितने भी नोट्स हैं ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के साथ भी आप लिख सकते हैं। अब इसका मीनिंग पढ़ने लगे, इसमें लिखा है द रूल ऑफ लॉ मीन्स दैट ऑल पीपल आर सब्जेक्ट टू लॉ एंड नो वन इज अबव द लॉ। यहाँ पे क्या ये रहे हैं, सब्जेक्ट टू लॉ का मतलब ये है कि सारे लोगों ने, जितने भी लोग मौजूद हैं सारे लोग लॉ के साथ ही चलेंगे, कोई भी इंसान लॉ से अबव नहीं है, लॉ से ऊपर नहीं है, अपर नहीं है, ठीक है। सारे लोग लॉ के नीचे आएंगे या लॉ के मुताबिक ही चलेंगे, कोई भी लॉ से ऊपर नहीं है। द रूल ऑफ लॉ अप्लाइज टू एवरीवन, दैट इंक्लूड सिटीजंस, लॉ मेकर्स, अथॉरिटेटिव पीपल ऑफ द कंट्री। इन सिंपल वर्ड रूल ऑफ लॉ इज अप्लाइड टू ऑल। अथॉरिटेटिव लोग वो होते हैं जिनके पास ज़्यादा पावर होती है, लॉ मेकर वो होते हैं जिन्होंने लॉज को बनाया, और सिटीजन्स हम जैसे आम लोगों को कहते हैं, ठीक है। तो क्या ये रहे हैं कि रूल ऑफ लॉ नॉर्मल सिटीजन्स पे भी अप्लाई होगा, लॉ बनाने वाले लोगों पे भी अप्लाई होगा और अथॉरिटेटिव यानी कि पावरफुल लोगों पे भी अप्लाई होगा, क्योंकि कोई भी इंसान लॉ से ऊपर नहीं है, सारे लोगों पे इक्वली लॉ अप्लाई होगा। यानी कि अगर किसी को पनिशमेंट देनी है तो सारों को इक्वल पनिशमेंट मिलेगी। डेफिनेशन ऑफ द टर्म रूल ऑफ लॉ, इसकी डेफिनेशन मरियम वेबस्टर्स डिक्शनरी से ली है। अ सिचुएशन इन विच द लॉज ऑफ कंट्री आर ओबेड बाय एवरीवन। रूल ऑफ लॉ के बारे में मरियम वेबस्टर्स डिक्शनरी ये कह रही है कि एक रूल ऑफ लॉ एक ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से लॉज को कंट्री के अंदर ज़बरदस्ती ओबे कराया जाता है। ओबे का मतलब है लॉ पे अमल करवाना, ठीक है, इसको हम रूल ऑफ लॉ कहते हैं। Explanation of the term rule of law. Rule of law means that every citizen is equal in the eyes of law. Rule of law से क्या होता है कि जो जितने भी citizens हैं वो इक्वल होते हैं। इक्वल किस तरह से कि चाहे वो अमीर इंसान हो या गरीब हो या जो भी इंसान हो, रूल ऑफ लॉ की नज़र में वो इक्वल ही है। वो रूल ऑफ लॉ कभी ये नहीं देखेगा कि अमीर बंदे को ज़्यादा राइट्स मिलने चाहिए, नहीं, बल्कि रूल ऑफ लॉ ये देखेगा कि सारे इंसानों को, चाहे वो गरीब हो कि अमीर हो, उनको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए और पनिशमेंट्स भी इक्वल मिलनी चाहिए। नो वन कैन बी पनिश एक्सेप्ट दोज हु हैड वायलेटेड द रूल्स ऑफ लॉ। कह रहे हैं कि खाम का किसी बंदे को पनिशमेंट्स नहीं किया जाएगा, सिर्फ उन्हीं को पनिशमेंट मिलेगी जो कि रूल ऑफ लॉ को वायलेट करेगा, यानी कि लॉज को वायलेट करेगा, लॉज के मुताबिक चलेगा नहीं। एंड दैट इलीगल एक्ट ही शी डिड मस्ट बी प्रूव्ड इन द कोर्ट विद एविडेंस। यानी कि जिस बंदे ने कोई गलत हरकत की है, कोई इलीगल एक्ट किया है, कोई क्राइम किया है या कोई चोरी की है, उसको इलीगल एक्ट कहते हैं, ठीक है। जो भी इलीगल एक्ट किया है उन लोगों को चाहिए कि वो कोर्ट में और कोर्ट में आने के साथ एविडेंस भी प्रूव करें कि आपने ये गलती क्यों की। अगर आपने वाकई में गलती नहीं की तो अपना एविडेंस दें। यानी कि खाम का किसी बंदे को बस पैसों की वजह से कोर्ट से बाहर नहीं भेज दिया जाएगा, बल्कि रूल ऑफ लॉ के मुताबिक सारी कोर्ट्स चलेंगी, जिससे होगा ये कि कोर्ट्स के अंदर उनको अपना एविडेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा, तभी उनको कोर्ट जो है उनकी सज़ा माफ़ करेगी। पैसे वगैरह आप कोर्ट्स को नहीं दे सकते क्योंकि रूल ऑफ लॉ कोर्ट्स में यूज़ होता है, यानी कि जस्टिस के अकॉर्डिंग कोर्ट्स को चलना चाहिए। अब आया एग्जाम्पल ऑफ द टर्म रूल ऑफ लॉ। इसकी एग्जाम्पल ये है कि इसमें राइट्स प्रोवाइड की जाती हैं, राइट्स टू फ्रीडम ऑफ डिसीजन होगी, ये जितने भी राइट्स हैं इनको आगे पढ़ने लगे हैं। यहाँ पे रूल ऑफ लॉ की आप इस तरह से फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं अगर आपके पास टाइम ना हो इन राइट्स को एक्सप्लेन करने का, ठीक है। फ्लो चार्ट्स के मार्क्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं। इसमें रूल ऑफ लॉ को सेंटर में लिखा गया है और सारी राइट्स को सारी जगहों पे फैला दिया मैंने। अब इन राइट्स को पढ़ने लगे हैं। बाजू का कुछ स्टूडेंट्स के पास राइट लिखने का टाइम नहीं होता है क्योंकि 3 घंटे का पेपर होता है और 5 सवाल होते हैं, तो आप सिंपली फ्लो चार्ट बना लें और कंक्लूजन करके ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है राइट्स ऑफ पर्सनल फ्रीडम। अब उन्हीं राइट्स को पढ़ने लगे। इसमें यह है कि राइट्स ऑफ पर्सनल फ्रीडम दी जाएगी। रूल ऑफ लॉ से ये होगा कि जो भी बंदा किसी भी बंदे की फ्रीडम को वायलेट करेगा, यानी कि किसी भी बंदे की आज़ादी को ख़राब करेगा, उसको बाहर नहीं जाने देगा, या कोई बंदा चल रहा है आज़ादी से तो उसको तंग करेगा, तो उस बंदे को रूल ऑफ लॉ सजा देगा
यहाँ पे लिखे एवरी पर्सन लिविंग इन इंग्लैंड हैव पर्सनल फ्रीडम एंड नो पर्सन कैन बी अरेस्टेड विदाउट लॉफुल रीजंस, अनलॉफुल अरेस्ट इज प्रोहिबिटेड। यहाँ पे क्या ये रहेंगे, खामखा किसी बंदे को अरेस्ट कर दिया गया अनलॉफुल तरीके से, ऐसे ही उसको उठा लिया गया और उसको जेल में डाल दिया गया, उसको फ्रीडम नहीं दे रहे, तो उस चीज़ को प्रोहिबिट किया गया, रोका गया कि आपने कभी भी किसी बंदे को इलीगल तरीके से अरेस्ट नहीं करना। बल्कि रूल ऑफ लॉ यह कहता है कि कोई भी बंदा अगर वाकई में कोई क्राइम कर रहा है, कोई गलत काम कर रहा है, तभी आप उसको अरेस्ट करके उसकी फ्रीडम को बंद करें, वरना खामखा आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते। ये यहाँ पे लिखा है। राइट टू फ्रीडम ऑफ डिस्कशन, हर बंदे को ये आज़ादी है कि वो डिस्कस कर सकता है किसी भी बात को, मीडिया में भी डिस्कस कर सकता है, सोशल मीडिया पे भी कोई भी बंदा किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर सकता है। ये बात यहाँ लिखी है। एवरी पर्सन लिविंग इन इंग्लैंड, आप इंग्लैंड की जगह किसी भी अगर और कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर पढ़ रहे हो टॉपिक, तो आप इंग्लैंड को हटा सकते हो। इस वक्त हम यूके के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने इसके अंदर इंग्लैंड का जिक्र किया, नहीं तो आप इंग्लैंड के टॉपिक को हटा भी सकते हो और जितना कुछ है ये लिख सकते हो, ठीक है। एवरी पर्सन लिविंग इन इंग्लैंड और इन एनी कंट्री हैव राइट्स टू फ्रीडम ऑफ discussion and decision. मीडिया इज इंडिपेंडेंट एंड एवरीवन कैन क्रिटिसाइज द पॉलिटिक्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि जो मीडिया है या सोशल मीडिया है उसके अंदर भी लोग आके पॉलिटिक्स के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर जो है डिस्कशन कर सकते हैं कि गवर्नमेंट ने ये काम क्यों नहीं किया, अगर ऐसा काम किया है तो क्यों किया, यानी कि उनको आज़ादी दी जा रही है नॉर्मल सिटीजन्स को कि वो पॉलिटिक्स पे और गवर्नमेंट पे काम कर सके। ये रूल ऑफ लॉ में मौजूद है। राइट्स ऑफ पब्लिक मीटिंग, अब रूल ऑफ लॉ में एक और राइट्स भी ये है कि पब्लिक मीटिंग की भी ऑप्शन मौजूद है कि पीपल लिविंग इन इंग्लैंड हैव राइट टू पब्लिक मीटिंग एंड फ्रॉम द पॉलिटिकल फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी, यानी कि जितने भी लोग हैं वो अपनी मर्जी की पॉलिटिकल पार्टीज बना सकते हैं या गैदरिंग में जा सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, उनको ये आज़ादी दी गई है। ये है रूल ऑफ लॉ में मौजूद। मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखी है कि मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ थ्योरी ऑफ रूल ऑफ लॉ। इफ वन मिनिस्टर डू रॉन्ग देन अदर मिनिस्टर्स बिकम रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्शन। यहाँ पर रूल ऑफ लॉ ये कहता है कि जो मिनिस्टर्स हैं वो सारे इक्वली पनिश की जाएंगे। बेसिकली अगर एक मिनिस्टर भी गलत काम करेगा तो उसकी सजा बाकी मिनिस्टर्स को भी मिलेगी, ठीक है। ये बात कह गई है रूल ऑफ लॉ में। मार्शल लॉ आ गया। मार्शल लॉ इज अ लॉ दैट इज एडमिनिस्ट्रेड बाय द मिलिट्री रेदर देन अ सिविलियन गवर्नमेंट। मार्शल लॉ होता क्या है? मार्शल लॉ जो है मिलिट्री लगाती है, आर्मी वाले लोग लगाते हैं, ठीक है। आर्मी के जो लोग हैं वही मार्शल लॉ लगा सकता है। ये भी लॉ ही होता है, लेकिन ये सिर्फ आर्मी के लोग या मिलिट्री के लोग ही लगा सकते हैं। जो नॉर्मल लॉ होता है वो सिविल गवर्नमेंट लगाती है, जैसे कि नॉर्मल गवर्नमेंट है वो नॉर्मल लॉज बनाती है, लेकिन जो मार्शल लॉ है वो सिर्फ मिलिट्री बनाती है। In simple words, martial law is controlled and administered in the country by army instead of by its normal leaders in civilian government. Martial law also works under the rule of law. Basically जो ये martial law जो आर्मी के लोग लगाते हैं, ये martial law भी rule of law के अंडर ही चलता है। यानी कि martial law में भी जो लॉ मौजूद है वो रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग चल रहे हैं कि कोई भी बंदा जो है किसी से ऊपर नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे लिखी, जो भी चीज़ें ऊपर रूल ऑफ लॉ के बारे में बताई गई हैं वो सारी चीज़ें मार्शल लॉ के लिए भी अप्लाई होती हैं। द आर्मी वर्किंग इन द कंट्री ऑल्सो वर्क्स अंडर द रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ कंट्रोल्स द आर्मी। बेसिकली जो आर्मी है वो रूल ऑफ लॉ के मुताबिक ही चलती है, जो भी लॉज बताए गए हैं उसी के मुताबिक आर्मी चलती है और आर्मी को रूल ऑफ लॉ ही कंट्रोल करती है। द रेवेन्यू मनी, इनकम को डील करते हैं, ठीक है, या आमदनी, ठीक है। आमदनी को कहते हैं पैसा, मनी, इनकम, ठीक है। द रेवेन्यू प्रोसेस वर्किंग इन द कंट्री ऑल्सो वर्क्स अंडर रूल ऑफ लॉ। रेवेन्यू आर कलेक्टेड थ्रू सेक्शन ऑफ लॉज। बेसिकली जो रेवेन्यू है यानी कि मुल्क से जो हम लोगों से जो गवर्नमेंट पैसे लेती है, हमसे जो गवर्नमेंट पैसे ले रही है वो भी रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग ही चल रहा है, यानी कि किसी बंदे से ज़्यादा पैसे नहीं लिए जाएंगे। जो भी प्राइस फिक्स की गई हैं, जिस प्राइस पे फिक्स टैक्स लगा हुआ है, सारे बंदों को वही टैक्स देना है। ऐसा नहीं होगा कि वो टैक्स दूसरा बंदा ज़्यादा देगा और एक और कम देगा, ऐसा नहीं होगा। हर बंदे को इक्वल टैक्स देना है। तो ये जो टैक्स का सिस्टम है, पैसों का सिस्टम है, ये भी रूल ऑफ लॉ के अंदर चलता है कि पैसों में भी बराबरी होनी चाहिए। रूल्स ऑफ लॉ एज अ सेलिएंट फीचर्स ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। जो रूल ऑफ लॉ है वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का एक सेलिएंट फीचर है, ये बात यहाँ लिखी है। Rule of law is an important salient feature of British Constitution that ensures that rights and liberties to its people. क्या ये रहे हैं कि रूल्स ऑफ लॉ जो है बहुत ज़रूरी फीचर है, या फीचर को कहते हैं क्वालिटीज़, ठीक है। तो रूल ऑफ लॉ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी कि रूल ऑफ लॉ एक बहुत इंपॉर्टेंट सेलिएंट फीचर है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का, ताकि नॉर्मल सिटीजन्स के राइट्स को और लिबर्टीज़ को प्रोटेक्ट किया जाए। अगर रूल ऑफ लॉ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होगा तो लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा। When the constitution does not have human rights secured, so in this case rule of law secures many rights of the people. अगर ब्रिटिश की कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी ऐसा पार्ट नहीं लिखा गया जिससे नॉर्मल लोगों के राइट्स प्रोटेक्ट किया जाए, तो ऐसी सिचुएशन में रूल्स ऑफ लॉ एंटर हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन में और लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा। It is based on common law of the land and it is the result of centuries of struggles of people for recognition of this. क्या ये रहे हैं कि जो रूल ऑफ लॉ है
वो बहुत ही पुराना लॉ है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा लोगों ने इसको बनाने के लिए स्ट्रगल किया है, ठीक है, और रिकग्नाइज किया, स्ट्रगल किया, और साथ में इस रूल ऑफ लॉ को कॉमन लॉ से बनाया गया। कॉमन लॉ क्या होता है? जो भी यूके के अंदर जो लॉ मौजूद थे उनको कॉमन लॉ कहते हैं, यानी कि हर कंट्री के अंदर जो लॉ मौजूद होता है वो उनका अपना कॉमन लॉ होता है। तो जो यूके के अंदर जो अपना कॉमन लॉ है और जो लोगों ने स्ट्रगल्स किए लॉ को बनाने में, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। उससे जो है क्या हुआ कि रूल ऑफ लॉ बना। Conventions and the rule of law. Many rights like freedom of speech and expression and freedom of worship are guaranteed by conventions and uses. Basically convention क्या होते हैं कि कुछ लोग यूके में कुछ जगहों पे ग्रुप्स बना लेते हैं। इन ग्रुप्स में लॉ मेकर्स बैठे होते हैं, गवर्नमेंट के कोई बड़े पढ़े लिखे लोग बैठे होते हैं। वो क्या करते हैं कि वो खुद से कुछ लॉज बनाते हैं, और वो जो लॉ उस कन्वेंशन से बनता है तो उसको नाम दे दिया जाता है कन्वेंशनल लॉ। तो बेसिकली कन्वेंशन से भी रूल्स ऑफ लॉ को बनाया गया, ये बातें यहाँ लिखी गई हैं। अब जुडिशरी एंड रूल ऑफ लॉ। अंडर द रूल ऑफ लॉ द जुडिशरी इज गारंटीड ऑफ द, बेसिकली जो जुडिशरी है, जुडिशरी में क्या होते हैं? कोर्ट्स होते हैं, जजेस होते हैं और लॉयर्स होते हैं। तो जो कोर्ट, जजेस और लॉयर्स, जिसको हम जुडिशरी कहते हैं, जो जुडिशरी है वो रूल ऑफ लॉ के साथ चलती है, ठीक है, और रूल ऑफ लॉ को प्रोटेक्ट भी करती है, यानी कि रूल ऑफ लॉ में जो भी ह्यूमन राइट्स मौजूद हैं उनको भी जुडिशरी प्रोटेक्ट करती है। जुडिशरी एक तरह से गार्डियन है लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। रूल ऑफ लॉ हैज बीन वर्किंग एज द गार्डियन, as a guiding principle in the functioning of judiciary through which justice is delivered. Basically जो जजेस हैं, जो जुडिशरी में काम करते हैं, जो कोर्ट्स काम करती हैं, वो रूल ऑफ लॉ के मुताबिक काम करती हैं ताकि लोगों को जस्टिस मिल सके, इंसाफ मिल सके। पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी एंड द रूल ऑफ लॉ। इसमें होता ये है कि जो पार्लियामेंट है वो यूके की बहुत स्ट्रांग है। Even if the parliament is sovereign and highly powerful in British, still British Parliament has to follow rule of law. If Parliament passes a law which goes against the rule of law, because of this Parliament risks its own supremacy. अगर पार्लियामेंट खुद से ही कोई ऐसे लॉस बना रही है जिससे क्या होगा कि रूल ऑफ लॉ वायलेट होगा, रूल ऑफ लॉ में कुछ गड़बड़ हो जाएगी, उससे क्या होगा कि पार्लियामेंट की अपनी सुप्रीमेसी, अपनी पावरफुल अथॉरिटी का रिस्क में चली जाएगी, यानी कि उसकी अपनी पावरफुल अथॉरिटी डैमेज होना शुरू हो जाएगी अगर पार्लियामेंट लोगों के राइट्स को वायलेट करना शुरू कर देगी। और ऐसे लॉज बनाएगी पार्लियामेंट जिससे रूल ऑफ लॉ वायलेट होगा, लोगों के राइट्स वायलेट हो गए, उससे क्या होगा कि उसकी अपनी पावरफुल सुप्रीमेसी रिस्क में चली जाएगी। सुप्रीमेसी को कहते हैं पावर, ठीक है। तो जो पार्लियामेंट की पावर है यूके की, वो खुद ही रिस्क में डाल देगा अगर वो ऐसे लॉज बनाएगा जो लोगों के राइट्स को वायलेट करेगा। अब हिस्ट्री आ गई है कि हिस्ट्री ऑफ द टर्म ऑफ रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ कैसे आया था। इन द पास्ट हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन वी कैन फाइंड मैनी एलिमेंट्स दैट शोज द यूज ऑफ रूल ऑफ लॉ इन द मैनी इंपॉर्टेंट इवेंट्स। डॉक्ट्रिन ऑफ रूल ऑफ लॉ वाज मेंशन्ड इन द फेमस ज्यूरिस्ट कोड। अकॉर्डिंग टू द ज्यूरिस्ट कोड, यहाँ पर लिखा है ट्रेडिशनली लॉ इज सुपीरियर टू द किंग्स पावर। बेसिकली जो ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी हिस्ट्री को अगर देखा जाए तो उसकी हिस्ट्री में ये लिखा है कि बहुत सारा यूके के अंदर रूल ऑफ लॉ यूज़ किया गया, यानी कि यूके की जो हिस्ट्री है उसके अंदर रूल ऑफ लॉ बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हुए थे पास्ट में कि उसमें हमें दिखा कि रूल ऑफ लॉ को यूज़ किया जा रहा है उन इवेंट्स में। किस तरह के इवेंट्स? जो पास्ट में जो किंग्स मौजूद थे उन्होंने भी लॉज को यूज़ किया और वो लॉज भी रूल ऑफ लॉ के मुताबिक थे, यानी कि पास्ट हिस्ट्री में अगर यूके की पास्ट हिस्ट्री देखें तो उसमें रूल ऑफ लॉ को यूज़ किया गया था। उसके अलावा जो ये डॉक्ट्रिन है रूल ऑफ लॉ, ये किसी फेमस किताब में भी मौजूद था जो कि किसी ज्यूरिस्ट कॉक ने बनाई थी। और ज्यूरिस्ट कॉक ने जो भी इस फेमस बुक में लिखा था उसमें ये लिखा है कि ट्रेडिशनल लॉ इज सुपीरियर टू द किंग्स पावर। तो जो ज्यूरिस्ट कॉक था इसने अपनी किताब में ये लिखा कि जो रूल ऑफ लॉ है या जो भी लॉज मौजूद हैं वो किंग्स की पावर से भी ऊपर है, यानी कि किंग के पास इतनी पावर नहीं है बल्कि लॉज के पास ज़्यादा पावर है। ये ज्यूरिस्ट कॉक ने अपनी किताब में लिखा था। अब आता है हिस्टोरिकल कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट। इसमें लिखा है those documents in which rule of law was used in the past are, basically जो कॉन्स्टिट्यूशन था यूके का उसके अंदर रूल ऑफ लॉ यूज़ किया गया। वो कौन से डॉक्यूमेंट्स थे? वो ये डॉक्यूमेंट्स थे, ठीक है। इसमें मैग्नी कार्टा था, पेटिशन ऑफ राइट, बिल ऑफ राइट एंड क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट। इन सब डॉक्यूमेंट्स के ऊपर मैंने सेपरेट वीडियोस बना दी गई हैं, अब वो जाके देख लें। These above mentioned historical constitutional documents are very famous act of British Parliament. Basically जो डॉक्यूमेंट्स बने थे ये एकदम नहीं बने थे। देखो ये डॉक्यूमेंट 1215 में बना, फिर 1628 में ये बना, फिर 16 इसमें ये बना, 19, मतलब कि ये डॉक्यूमेंट्स बने तो गुजरते वक्त के साथ थे। लेकिन इन्हीं डॉक्यूमेंट्स की वजह से क्या हुआ कि रूल ऑफ लॉ बना, रूल ऑफ लॉ को बहुत स्ट्रॉन्ग बना दिया गया, ठीक है। British Parliament had used the doctrine of rule of law in these documents to limit the powers of crown. Crown कौन होते हैं? किंग्स।
ठीक है, किंग्स क्वीन। बेसिकली यूके में किंग्स एंड क्वींस का दौर था, ठीक है, उनके पास बहुत पावर्स थी। तो जो पार्लियामेंट थी, जो कि आम लोग और आम लॉयर्स और आम लोग चलाते थे, उन्होंने क्या किया कि रूल ऑफ लॉ को बनाया। रूल ऑफ लॉ को किस तरह बनाया कि इस पार्लियामेंट ने इस तरह के डॉक्यूमेंट्स पास किए। इस डॉक्यूमेंट से क्या हुआ कि किंग्स की पावर्स जो थी, किंग्स एंड क्वींस की पावर्स कम हो गई। उससे क्या हुआ कि आम लोगों के राइट्स ज़्यादा हो गए और किंग्स क्वींस की पावर्स कम हो गई। एंड गिव पीपल मोर राइट्स एंड लिबर्टी। यहाँ पे वही बात लिखी है कि लोगों को राइट्स इससे ज़्यादा मिल गया, किंग्स क्वींस की पावर्स को कम कर दिया गया। Furthermore, the Crown Proceeding Act had made the king liable for his act and he will be brought to court in torts and contract cases. यानी कि अगर ये जो पार्लियामेंट ने क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट जो बनाया था, इस क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट के बनने से क्या हुआ कि जो किंग था वो लायबल हो गया उन एक्ट्स पे जो कि टॉर्ट्स और कॉन्ट्रैक्ट को डील की। यानी कि किंग ने अगर कोई टॉर्ट एक्ट किया है या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया किसी के साथ, ऐसी सिचुएशन में किंग जो है कोर्ट आएगा। ये पहला वाहिद एक्ट था जिसकी वजह से किंग को लायबल बनाया गया, वरना आज तक किंग कभी भी कोर्ट में नहीं आया। इस क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट की वजह से कोर्ट ने किंग को ऑर्डर दिया कि अगर वो टॉर्ट में कोई गड़बड़ करे या कॉन्ट्रैक्ट में कोई गड़बड़ करे तो उसको कोर्ट आना पड़ेगा। और ये क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट की वजह से हुआ। और उसको किसने बनाया? ब्रिटिश की पार्लियामेंट ने बनाया। ये जितना भी हम पढ़े हैं ये रूल ऑफ लॉ ही पढ़े हैं कि इससे क्या हुआ कि रूल ऑफ लॉ बहुत स्ट्रांग हो गया। अब डाइसीज पर्सपेक्टिव ऑन रूल ऑफ लॉ, डाइसीज ने ही रूल ऑफ लॉ को बहुत तफसील से एक्सप्लेन किया। इसने कहा कि रूल ऑफ लॉ जो है एब्सोल्यूट सुप्रीमेसी ऑफ लॉ है, रूल ऑफ लॉ इक्वालिटी बिफोर लॉ है, रूल ऑफ लॉ रिजल्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अब इन्हीं को हम आगे पढ़ने लगे हैं। एवी डाइसी, अगर जिन स्टूडेंट के पास टाइम नहीं होता तो वो सिंपली इस तरह का एक फ्लो चार्ट बना लें, इसको कहते हैं फ्लो चार्ट, ठीक है। अगर ये फ्लो चार्ट भी बना लें और आगे वो बेशक इन टॉपिक्स को एक्सप्लेन ना करें, कंक्लूजन तक खत्म करते हैं तो उनको अच्छे खासे मार्क्स मिलेंगे। और अगर टाइम है तो अब सिंपली डाइसी के टॉपिक को कंटिन्यू कर लें, ठीक है। अब एवी डाइसी ने क्या किया? एवी डाइसी हैज गिवन 3 व्यू पॉइंट। ये वही व्यू पॉइंट है जो हमने ऊपर पढ़े थे, एब्सोल्यूट सुप्रीमेसी, इक्वालिटी, ये वो। अब इन तीनों को हम आगे पढ़ने लगे हैं। एब्सोल्यूट सुप्रीमेसी में डाइसी ने क्या किया? द फर्स्ट पर्सपेक्टिव ऑफ डाइसी रूल ऑफ लॉ इज अबाउट सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। अकॉर्डिंग टू डाइसी, यहाँ पे लिखा है, इसको आगे एक्सप्लेन भी किया है। यहाँ पे लिखा है दिस मीन्स दैट नो वन इन द यूनाइटेड किंगडम कैन बी पनिश्ड अनलॉफुली। यानी कि जो भी बंदा यूके में मौजूद है, यूके में रहता है, उसको खामखा पनिश नहीं किया जाएगा। उसको तभी पनिश किया जाएगा जब वो वाकई में कोई गलत हरकत करेगा। ही और शी गिल्ट मस्ट बी प्रूव्ड इन द कोर्ट। यानी कि उसके जो गिल्ट है, जिसने गलती की है, उसको प्रूव करना चाहिए कोर्ट में, तभी उसको पनिश किया जाएगा। इन द एक्यूज must have the opportunity to have a lawyer of his or her own choice. Judgment should be made in open court and the accused should have the right to appeal in the next higher court. यहाँ पे जितना भी बेसिकली बात लिखी गई है ये सारा कुछ जो है डाइसी की डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा है कि खामखा किसी बंदे को यूके में अरेस्ट नहीं किया जाएगा और जो भी बंदा यूके की कोर्ट में मौजूद होगा उसके गिल्ट को प्रूफ किया जाए, ठीक है। उसके साथ उस बंदे के पास ये अपॉर्चुनिटी भी होनी चाहिए कि वो अपने लिए एक लॉयर रख सके जिस पे लोगों को लग रहा है कि इसने कोई गलत हरकत की है, तो उस बंदे के पास भी राइट होना चाहिए कि वो अपने लिए एक लॉयर हायर कर सके अपनी पसंद का। और साथ में जो भी जजमेंट दी जाएगी वो ओपन होनी चाहिए, यानी कि सारे लोग उस जजमेंट को देख सकें, सारे लोग मिल के बैठें और उस जजमेंट को ओपनली देख सकें। और साथ में उसके पास ये भी राइट है उस बंदे के पास कि अगर उसको जजमेंट में डिसीजन दे दिया है कि उसको जेल होनी है तो वो उस डिसीजन को किसी हायर कोर्ट में भी अपील कर सकता है, उसको ये राइट भी मिलना चाहिए। The rule of law according to the diocese guarantees security of life, liberty and property. This shows that law is supreme. No one is above the law. Everyone has to follow the law. यहाँ पे जितना भी बात लिखी है ये सारा कुछ ये लिखा है कि डाइसी की वजह से हमें ये पता चला कि लॉ, रूल ऑफ लॉ होता क्या है। रूल ऑफ लॉ से क्या हुआ कि लोगों की लाइफ और लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी को सिक्योर किया गया और कोई भी बंदा जो है लॉ से ऊपर नहीं है। ये सारा कुछ इसने कहा। इसमें एक केस लॉ भी मौजूद है, या आप लिखना चाहते हो लिख लें। इस केस लॉ में ये कहा है कि नोबडी कैन कंडेम्ड अनहर्ड। कह रहे हैं कि जिस भी बंदे को कोर्ट में ले जाया जाएगा उसको खाम का कोर्ट सजा नहीं देगी, बल्कि जिस बंदे को कोर्ट में लेके गए हैं उसकी बातों को भी सुना जाएगा कि उसने क्यों चोरी की, क्या वो वाकई में उसने चोरी की थी, क्या उसने वाकई में मर्डर किया था। तो यहाँ पे ये लिखा है कि इस केस की ये केस जो था ये यूके में हुआ था और इस केस को उन्होंने यहाँ पे लिख दिया। इस केस से क्या हुआ कि नोबडी शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड। कंडेम्ड का मतलब है किसी को खाम खा बगैर सुने सजा नहीं दी जाएगी, उसकी सजा को सुना जाएगा। ये बात लिखी थी इस केस में। इक्वालिटी बिफोर लॉ, अब आ जाते हैं इक्वालिटी का टॉपिक। डाइसी ये कहता है, अभी डाइसी की बातें शुरू होगी, जितनी भी वर्डिंग यहाँ लिखी है ये डाइसी ने बोली थी, ठीक है। अब इन्हीं वर्डिंग्स को आगे एक्सप्लेन किया गया है। This above definition means that no man is above the law. Every man, whatever he or whatever his rank is or social status is, all citizens are equal before the law and everyone is amendable to the ordinary court
फॉर एनी ब्रीच ऑफ लॉ। बेसिकली यहाँ पे डाइसी ये कह रहा है कि जो भी बंदा, चाहे उसका जो भी रैंक है या जो भी उसका सोशल स्टेटस है, चाहे वो जितना भी पावरफुल है, वो बंदा लॉ से ऊपर नहीं हो सकता, उसको लॉ के मुताबिक ही चलना है, ठीक है। और जब भी वो बंदा गलती करेगा तो उसको कोर्ट में, ऑर्डिनरी कोर्ट्स में आना पड़ेगा, क्योंकि उसने लॉ को ब्रीच किया है। यहाँ पे क्या ये रहे कि किसी भी बंदे को स्टेटस दे के उसको कोर्ट में नहीं ले जाया जाएगा, बल्कि जो भी बंदा लॉ को ब्रीच करेगा यानी कि लॉ को तोड़ेगा, उसको लाजमी कोर्ट में जाना पड़ेगा। कोई भी बंदा लॉ से ऊपर नहीं है। That is why there is no separate administrative code for the government officers in British, because everyone is equally treated in the eyes of law. यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो यूके है उसमें आपको सेपरेट कोर्ट्स नहीं मिलेंगी गवर्नमेंट के अथॉरिटीज़ के लिए, तो वो गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ को भी उन्हीं कोर्ट्स में डील किया जाएगा जहाँ पे नॉर्मल सिटीजन्स जाएंगे, ताकि उन लोगों को फील हो कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को ये फील हो कि वो भी एक नॉर्मल सिटीजन ही है, ठीक है, और वो लॉ से ऊपर नहीं है। ये बात यहाँ लिखी है। अब आता है रिजल्ट ऑफ फंडामेंटल लॉ। ये थर्ड पॉइंट था डाइसी का। इसमें डाइसी ने ये बातें लिखी हैं, इसी को आगे हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे लिखा है द अबव डेफिनेशन, ये इस डेफिनेशन की बात करें, द अबव डेफिनेशन मींस द जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर द रिजल्ट ऑफ जुडिशियल डिसीजन दैट डिटरमाइंस द राइट ऑफ प्राइवेट एंड इंडिविजुअल केसेस ब्रॉट बिफोर द कोर्ट्स। अब ये लिखा है कि जो भी जुडिशियल डिसीजंस होंगे जो कि राइट्स को डिटरमिन करेंगे या डिफाइन करेंगे, उन केसेस को कोर्ट्स में लाया जाएगा। इन सिंपल वर्ड्स, इन इंग्लैंड द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स आर सिक्योर्ड बाय द डिसीजंस ऑफ द कोर्ट्स। क्या ये रहे हैं इस पूरी लाइन में कि जो भी डिसीजन दिया जाएगा उसी डिसीजन से राइट्स को सिक्योर किया जाएगा, राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा। ये बात यहाँ लिखी है। एंड द जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर मेंशन्ड बाय द कोर्ट्स डिसीजंस दैट आर रिलेटेड टू फंडामेंटल। ये कहना ये पे ये चाह रहे हैं कि कोर्ट जो भी डिसीजन देगी फंडामेंटल राइट्स पे, उस डिसीजंस को प्रोटेक्ट किया जाएगा। क्यों प्रोटेक्ट किया जाएगा? क्योंकि उन डिसीजंस के अंदर फंडामेंटल राइट्स मौजूद है। ये फंडामेंटल राइट्स होते हैं नॉर्मल सिटीजन्स के राइट्स के। अब आपकी राइट टू लिबर्टी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, जितने भी राइट्स इनको हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। तो जो भी केसेस आएंगे कोर्ट में जो कि फंडामेंटल राइट्स को डील करेंगे, उन राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा, ठीक है। ये बात यहाँ लिखी है। यहाँ पे एक केस था जॉन वॉकर्स केस इन 1760। ये ब्रिटिश का एक केस था। हुआ यह था इस केस में कि राइट्स आर गारंटीड वेयर मींस ऑफ रेमेडी इज अवेलेबल। इसमें किसी बंदे के राइट्स को वायलेट किया गया, तो कोर्ट ने क्या किया कि इसके राइट में कुछ रेमेडी थी, उस बंदे के राइट्स अगर वायलेट हुए हैं तो उसके राइट्स को ठीक किया गया। तो उस बंदे के जो केस हुआ था, इस केस के डिसीजन को सेव कर दिया गया, ताकि किसी और बंदे का अगर वही सेम केस हुआ तो इसी बंदे के केस के डिसीजन को उसके साथ अप्लाई करके उसको भी जस्टिस दे सकते हैं। ये बात यहाँ पे लिखी है। एक्सेप्शन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ रोल ऑफ लॉ। अब इस रोल ऑफ लॉ के ऊपर क्रिटिसिज्म हुई है या एक्सेप्शन हुई। एक्सेप्शन और क्रिटिसिज्म एक ही होता है, ठीक है। इस पर क्रिटिसिज्म क्या हुआ है? नंबर 1 पॉइंट ये लिखा है कि डाइसी ने जो है इग्नोर कर दिया है कोडिफाइड लॉज को। एक ये क्रिटिसिज्म किया लोगों ने इस पर। दूसरा क्रिटिसिज्म ये किया है कि मिसअंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव। और ये जो डाइसी है इसने डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव को इग्नोर किया। अभी इन 2 पॉइंट्स को हम आगे समझते हैं। Ignore codified law. Dicey has ignored the importance of codified laws. Codification of laws is important to ensure the rights of an individual because codification provides certainty. Anything which is codified is certain or fixed and could be followed by more effectively. क्या ये रहे हैं लोग कह रहे हैं कि जो डाइसी है उसने कोड ऑफ लॉ को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया, और कोड ऑफ लॉ जो है वो सर्टेनिटी प्रोवाइड करे। सर्टेनिटी का मतलब है स्टेबिलिटी, ठीक है। और कोड ऑफ लॉ से क्या होता है कि जो भी चीज़ें कोड ऑफ लॉ में होती हैं वो फिक्स्ड होती हैं, ठीक है, उसको चेंज नहीं की जाती। और कोड ऑफ लॉ में जो कुछ भी होता है वो फॉलो भी किया जाता है इफेक्टिवली। बेसिकली अगर लॉ कोड की शक्ल में मौजूद है, यानी कि सेक्शन की शक्ल में मौजूद है, आर्टिकल की शक्ल में मौजूद है, उससे क्या होता है कि लॉज को कोई वायलेट नहीं कर सकता। ये बात लोग कह रहे हैं कि डाइसी ने तो बिल्कुल ही कोडिफाइड लॉज को इग्नोर ही कर दिया। मिसअंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव। और सब कह रहे हैं कि डाइसी ने डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव को बिल्कुल ही मिसअंडरस्टूड कर दिया। इसमें लिखा यह है डाइसी मिसअंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव। डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, दिस एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज द डिविजन्स ऑफ लॉ दैट गवर्न्स द एक्टिविटी ऑफ एग्जीक्यूटिव ब्रांच एजेंसी। क्या ये रहे हैं कि जो एजेंसीज और गवर्नमेंट्स जो चलती हैं इसको हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ही इन गवर्नमेंट की अथॉरिटी के अंदर चलता है, तो इसको हम डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कहते हैं। तो बेसिकली डाइसी ने डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया। डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव को आप दूसरी वीडियो में तफसील से डिटेल से समझ लें कि ये है क्या। रूल ऑफ लॉ टुडे इन ब्रिटिश मॉडर्न कॉन्सेप्ट। यहाँ पे लिखा यह है कि ब्रिटिश के अंदर आजकल के मॉडर्न दौर में रूल ऑफ लॉ किस तरह से चल रहा है। यहाँ पे लिखा यह है द रूल ऑफ लॉ रिक्वायर्स दैट एवरी पर्सन शुड बी ट्रीटेड द सेम। क्या ये रहे हैं कि जितने भी इंसान है सारों को इक्वली ट्रीट किया जाए। ईच सिटीजन हैज अ राइट बाय प्रोटेक्टिंग फ्रॉम अनजस्ट डिस्क्रिमिनेशन फ्रॉम ईच। यानी कि ब्रिटिश में या यूके में किसी भी बंदे को
डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाए। डिस्क्रिमिनेट का मतलब है फ़र्क करना या डिफ्रेंशिएट करना, कि तुम काले हो तो तुम्हें राइट्स नहीं मिलने चाहिए, या तुम गोरे हो तो तुम्हें ज़्यादा राइट्स मिलने चाहिए, ऐसा नहीं होगा, बल्कि सारे लोगों को इक्वल राइट्स मिलनी चाहिए। और डिस्क्रिमिनेशन से मना किया गया है कि कोई भी बंदा किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकता। अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ लॉ, रैंक स्टेटस शुड नॉट बी ऑन द जॉब, एवरीवन इज इक्वल इन द आई ऑफ लॉ। यहाँ पे क्या ये रहे हैं कि किसी भी बंदे को रैंक उसकी जॉब की वजह से नहीं दिया जाएगा, बल्कि लॉ की नज़र में सारे लोग इक्वल हैं। यानी कि लॉ सपोज कोई कोर्ट में आएगा तो उसको माफ़ी नहीं मिलेगी क्योंकि वो जज है, या वो डॉक्टर है, या वो इंजीनियर है, या वो कोई अमीर बंदा है, या वो जो भी बंदा है, उसको इस स्टेटस पे जो है आज़ादी नहीं मिलेगी कोर्ट से या पनिशमेंट से, बल्कि उसको भी नॉर्मल लोगों की तरह ही सारी पनिशमेंट से गुजरना पड़ेगा। ये बात यहाँ लिखी है। अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ लॉ, स्टेटस कैन नॉट से दैट वन पर्सन इज बिलो और अबव द लॉ। कह रहे हैं कि जिस बंदे का जो स्टेटस होगा, या वो अमीर है या गरीब है या पढ़ा लिखा ज़्यादा, उसका जो भी स्टेटस है, उस स्टेटस के अकॉर्डिंग उसको लॉ के मुताबिक नहीं चलाया जाएगा, बल्कि जो भी उस बंदे ने क्राइम किया है उसी क्राइम के मुताबिक उसको सज़ा मिलेगी। उसको ऐसा नहीं किया जाएगा कि इसका स्टेटस हाई है तो उसको सज़ा नहीं मिलनी, ऐसा कुछ नहीं होगा। लॉ के अकॉर्डिंग उसको सज़ा इक्वल ही मिलेगी। इसके कंक्लूजन में जितना कुछ भी ऊपर पड़ा है वो सारा आप शॉर्टली इसमें लिख दें। इसमें लिखा है द रूल ऑफ लॉ मीन्स दैट एवरी पर्सन मस्ट फॉलो द लॉ एंड द लॉ शुड बी फेयर एंड अप्लाई टू एवरीवन इक्वली। Rule of law is important because it ensures justice, equality in country. When the rule of law is strong, people can trust the legal system that treat them fairly. बस